जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरी तरीके से भारत को गुलाम बना लिया था। यही वो युद्ध था जिस युद्ध के बाद अंग्रेज अपनी पांव पूरी तरीके से गड़ा चुके थे भारत के अंदर। जो युद्ध हुआ था 1764 में, जिस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी कंपनी जो भारत की नेशनल आर्मी को हरा देती है। लाखों की संख्या में भारत का सैनिक रहता है और ये लोग कुछ हजार रहते हैं, लेकिन ये लोग के पास उस समय आधुनिक हथियार रहता है। तो बम, बंदूक, मशीन गन्स, मिसाइल, एक से एक चीज रहते हैं, जिसके कारण भारत के लाखों आर्मी को अंग्रेज हरा देता है। और उसमें भारत का बहुत बड़ा गलती भी रहता है। क्या गलती रहता है, पूरी कहानी को बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बक्सर का युद्ध, चलो एक एक करके सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हम पूरा बंगाल के बारे में बताए थे कि सबसे पहले वहां पे अली वर्दी खां नवाब बना था और धीरे 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 उसका शासनकाल आगे चला। तो बंगाल को कैसे कब्जा किया, बंगाल को कब्जा करने के बाद ही देश को कब्जा करने का नौबत आया। बंगाल का ही नवाब जो है वो देश का आर्मी को तैयार किया कि चलो मेरे साथ सब लड़ो, और बंगाल के चलते पूरा देश, पूरा भारत धीरे धीरे अंग्रेजों के चपेट में आ गया। चलो जानते हैं पहले बंगाल की कहानी थोड़ा डिटेल में। देखो, सबसे पहले 1717 में फारूक सियर नाम का एक नवाब रहता है, जो मुगल काल का नवाब रहता है। उसका तबीयत खराब हो जाता है। इंग्लैंड से एक डॉक्टर आता है जिसका नाम रहता है हेलमिंटन। हेलमिंटन फारूक सियर को ठीक कर देता है और उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स फ्री मात्र 3000 सालाना देके जितना लूटना है पूरा लूटो बंगाल को, ऐसा आदेश दे देता है फारूक सियर। तो उसी समय बंगाल में पहली बार एक व्यक्ति रहता है जो बंगाल का नवाब नहीं रहता है। उस समय बंगाल में टैक्स कलेक्ट करता है और बंगाल का दीवान रहता है। उस समय मेन राजा जो रहता है वो मुगल काल का ही रहता है। तो हर एक प्रांत में बोलता है तुम लोग टैक्स वसूल करके दो। लेकिन फिर ये जो मुर्शिद कुली खां है ये थोड़ा ताकतवर रहता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। 1717 से 1727 तक, लगभग 10 वर्षों तक ये बंगाल का नवाब बना रहता है मुर्शिद कुली खां। उसके बाद बंगाल का अगला नवाब बन जाता है सिजादुन मोहम्मद खान, जो 1727 से 1739 तक, थोड़ा लंबे दिनों तक रहता है। अगला बंगाल का नवाब बनता है सरफराज खान, जो मात्र 1 साल तक रहता है, 1 ईयर्स तक। अगला बंगाल का जो नवाब बनता है वो बनता है अली वर्दी खां। उसके बाद बंगाल का अगला नवाब बनता है सिराजुद्दौला, जो 1756 में बनता है। 1756, इस डेट को ध्यान से याद रखिएगा। 1756 में इसे हरा दिया जाता है और वही होता है पलासी का युद्ध। कैसे ये हार जाते हैं, एक मीर जाफर व्यक्ति रहता है जो इसका सेनापति रहता है, वही गद्दारी कर देता है और वही चोट्टा के वजह से हार जाता है सिराजुद्दौला पलासी का युद्ध। जबकि सिराजुद्दौला के पास, यानी बंगाल का ये नवाब रहता है, इसके पास 50,000 सैनिक रहते हैं और अंग्रेजों के पास मात्र 3000। मीर जाफर तो धोखेबाज था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा धोखेबाज का नाम किसी का आएगा तो उसका नाम रहेगा मीर जाफर। उसी के वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बंगाल पे शासन किया और फिर धीरे 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 वो पूरे देश पे शासन कर लिया था। धोखेबाज लोगों की एक ही कहानी होती है, जरूरत पड़ने पर धोखा देना उसकी निशानी होती है। मीर जाफर ऐसा ही कुछ था। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब जो है यही मीर जाफर को बना देता चोट्टा को, जो धोखा देके वो अंग्रेजों का साथ दे दिया था, उसको गुलाम बनाने का मौका दे दिया था, पैर गड़ाने का, पैर जमाने का मौका दे दिया था अंग्रेजों का। फिर क्या हुआ, अंग्रेज इसको भी लात मार के भगा दिया, क्योंकि ये विरोध करने लगा कि हम अंग्रेजों का गधा नहीं रहेंगे, हम अंग्रेजों का बैल नहीं रहेंगे, उसका कठपुतली नहीं रहेंगे। ये बोला तुमको हम बनाए हैं ना, तुमको हम भगा भी सकते, भाग यहाँ से। और इसको 15,000 का सालाना देके इसको साइड कर दिया, बोला चल निकल, तुम्हारा जरूरत नहीं है। और इसी का दामाद मीर कासिम को फिर अगला नवाब बना दिया यहाँ का। ठीक है, मीर कासिम धीरे 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 शासन करने लगा और 2-3 साल के अंदर ही इसे लगा कि अंग्रेज तो बड़ा हरामी है, ये जो है हम पे दबाव डाल रहे हैं, बंगाल को लूट रहे हैं और हमारे लोगों को से टैक्स लेते हैं और अपने लोगों को टैक्स लेने नहीं देते हैं, यानी पूरी तरीके से बंगाल को लूट रहा था। तो उस समय मीर कासिम जो था वो बगावत कर दिया। तो जब ये अपने गद्दी पे थे, राजा थे वहां के, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया था अपना राजधानी।
ठीक है। उस समय बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद था, जिसको मुंगेर कर लिया, ताकि अंग्रेज इतना दूर मुंगेर थोड़ी आएगा, इसी कारण से ये मुंगेर कर लिया था, पहला दिमाग लगाया। लेकिन फिर भी अंग्रेज है, वो कहीं भी चला आता था, उसके पास घोड़ा गाड़ी था बढ़िया बढ़िया। उसके बाद बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 9% टैक्स देना पड़ेगा, 9%। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला हाँ तू टैक्स लेगा, तुमको हम यहाँ का नवाब बनाया, तू टैक्स लेगा, भाग यहाँ से। नहीं देना चाहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साफ मना कर दिया कि टैक्स नहीं देंगे। क्या करेगा तुम? तुम्हारा सिराजुद्दौला को हरा है, मीर जाफर को गद्दी से हटा है, अब तुमको भी हटना है क्या? ऐसा धमकी दिए इसको, ठीक है। और उसके बाद ये बोला कि इंडियंस को भी टैक्स नहीं देना होगा, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो इंडियन भी टैक्स नहीं देगा। हम क्यों टैक्स देंगे? हम टैक्स देंगे उससे आपको लाभ होगा, आप अपने देश में जाके सामान को बेचेंगे, तो इंडियन भी टैक्स नहीं देगा। तो अंग्रेज सोचा क्या इंडियन टैक्स नहीं देगा तो हमारा बड़ी लॉस हो जाएगा, इसीलिए इंडियन को तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके वजह से मीर कासिम पे हमला कर दिया, ठीक है, और उसको गद्दी से हटा दिया, और फिर से वही छोटा मीर जाफर को लाके गद्दी पर बैठा दिया, बंगाल का गद्दी पे, ठीक है। और ये है 1763-64 की बात, ठीक। मीर कासिम दिमाग लगाया, वो बोला ऐसे नहीं होगा, अब हमको पूरा देश का राजा एकजुट करके और लड़ना होगा अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना होगा। अच्छा मौका था उस समय, हम लोग रगेड़ सकते थे इसको यहाँ से, ठीक है। और बंगाल का नवाब मीर जाफर अब बन गया 1763 में, और उसके बाद मीर कासिम के अंदर उबल रहा था बदला लेने का जो था, इसको भगा दिया था। ये क्या करता है कि जाता है सबसे पहले अवध के नवाब के पास। उस समय अवध का नवाब रहता सिजाउद्दौला, और उसके बाद फिर सिजाउद्दौला इसे राय देते हैं कि क्यों ना मुगल के शासक को भी मिला लिया जाए। तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय उस समय था, शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा। तो 1764 में सिजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक का नवाब था, हालांकि उस समय इसका असर उतना नहीं था, फिर भी देश का राजा था, मुगल शासक चल रहा था, तो यही इसी को राजा समझ लिया। इन दोनों के पास जाता है और बोलता है कि आप सबको हमें सेना देना होगा, और बंगाल, अवध और मुगल शासक ये तीनों मिलके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ेंगे। अब सोच के देखो, नेशनल आर्मी, अवध, बंगाल और मुगल शासक जिसका देश में शासन चल रहा था, तीनों की नेशनल आर्मी एक छोटी सी कंपनी से लड़ेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और पता है लाखों सैनिक इन लोग के पास रहता है, और कुछ हजार सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहता है। बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी कंपनी नेशनल आर्मी को हरा देती है। बड़ा ही अफसोस की बात है। कैसे? तो इस बार कोई धोखा नहीं होता है, इस समय कोई मीर जाफर वगैरह धोखा नहीं करता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव के जगह इस समय हेक्टर मुंडो रहते हैं इसके मुख्य। तो इन दोनों के बीच में अब लड़ाई शुरू हो जाता है, जिस लड़ाई का नाम रहता है बक्सर का युद्ध। ये युद्ध बक्सर में ही हुआ था, और ये युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। ये युद्ध भयानक चलता है। इसमें अंग्रेज अपना देश से वो सारे अस्त्र शस्त्र मंगाते हैं जो आधुनिक होते हैं, यानी कि मशीन गन्स एक से एक रहता है, जो एक बार चलता है तो सैकड़ों सैनिक को मार देता है, सैकड़ों लोगों पे चलाता है और वो मारा जाता है। उसके बाद तोप, बम, बंदूक एकदम बढ़िया बढ़िया जो लेटेस्ट रहता है वो सब यूज करता है, और नेशनल आर्मी को हरा देता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। यहाँ पे एक्चुअल में भारत हार जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। सोच के देखो कि अगर वो मीर जाफर उस समय गद्दारी नहीं करता तो हो सकता इस युद्ध का नौबत नहीं आता। तो मीर जाफर गद्दार था, उसके वजह से ये हुआ। लेकिन यहाँ तो एक छोटी सी कंपनी दिमाग लगा के हेक्टर मुंडो क्या किया कि पूरा नेशनल आर्मी को हरा दिया, और यहीं से भारत का पतन शुरू हो गया और अंग्रेजों का पूरी तरीके से पूरे देश पे वर्चस्व शुरू हो गया। तो आपको पता चला होगा कि 1764 बक्सर के युद्ध में ही पूरी तरीके से हमारे नेशनल आर्मी को हरा के अंग्रेज हमें गुलाम बना लिया था, ठीक है। मीर कासिम भाग जाता है, जैसे हारने लगता है, और बाद में अंग्रेज इसको मरवा देता है।
सिजाउद्दौला अवध के नवाब और मुगल शासक का जो नवाब रहता है शाह आलम द्वितीय, इन दोनों को सजा मिलता है। क्या सजा मिलता है कि तुम लोग मीर कासिम का साथ काहे दिया, इसलिए तुम लोग के ऊपर कुछ जुर्माना लगाया जाता है। और एक संधि होती है, जिस संधि का नाम रहता है इलाहाबाद की संधि, 12 अगस्त 1765 को। इसमें आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव, फिर से वही जो बंगाल में युद्ध हराया था, प्लासी का युद्ध। पहले हेक्टर मुंडो रहता है, लेकिन युद्ध के बाद जब चालाकी करना रहता है तो ये बड़ा षड्यंत्र वाला व्यक्ति रहता है, यही तो लूट के ले जाता है। 7 साल तक लूटता है भारत को, ठीक है, इतना लूटता है कि इंग्लैंड वाला सब पागल हो जाता देख के। लेकिन ये भी बड़ा गद्दार रहता, सब इंग्लैंड वाला से बचा के रखता है वो सारा धन संपत्ति, ठीक है। अब देखो, सिजाउद्दौला को सजा मिला था कि तुम चुनार का किला हमें दे देगा। और चुनार का किला उस समय अवैध किला था पूरे देश के अंदर, जिसके ऊपर ऐसा ऐसा तोप लगा था और ऐसे सैनिक रहते थे कि कोई उसको भेद नहीं सकता था, इसीलिए उसका नाम था अवैध किला। तो ये सबसे अच्छा किला माना जाता था देश का उस समय। तो चुनार का किला बोला हमें देना पड़ेगा। तो ई बोला जी हजूर, जो बोलता सब मानना पड़ता, क्योंकि उस समय मरता तो क्या नहीं करता। दूसरा, 50 लाख का जुर्माना इससे बोला बहुत मीर कासिम का साथ दिया, 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा तुमको, अवध के नवाब सिजाउद्दौला इसको ऐसा बोला था, ठीक है। उसके बाद अवध में से इलाहाबाद और कड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। इलाहाबाद और कड़ा उस समय बहुत अच्छा राज्य था, जिसके अंदर बहुत सारा धन संपत्ति और कई सैनिक का गढ़ था, तो वो मांग लिया इससे। तो बोले ना मरता तो क्या नहीं करता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना का खर्चा, अब बोला कि यहाँ पे जो इलाहाबाद है और कड़ा है, यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक रहेगा। तो ये बोला ठीक है, सैनिक रहेगा तो क्या दिक्कत है, आप खर्चा दीजिएगा तो सैनिक में क्या दिक्कत। बोला खर्चा हम नहीं देंगे रॉबर्ट क्लाइव, खर्चा तुमको देना पड़ेगा। हम सैनिक रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और खर्चा देना पड़ेगा तुमको। ये बोला आ, तो बोला यूँ नहीं करो, तुम काहे साथ दिया, वही बात, मरता तो क्या नहीं करता, यही चीज हुआ। उसके बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को भी सजा मिला। इस संधि के तहत ये निर्णय हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी है, यानी टैक्स जितना कलेक्ट होगा वो सारा कलेक्ट करके तुम्हारा आदमी हमको पहुंचाएगा। तो ये भी बोलता जी हजूर, हम लोग आपके सामने नतमस्तक है, जो बोलेंगे सबके लिए तैयार। क्योंकि ये लोग हारा हुआ था और उस समय पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में, बंगाल, उसके ऊपर अवध, ये सारे क्षेत्र में पूरी तरीके से फैल गया था ये अंग्रेज, और धीरे धीरे दक्षिण साइड में भी कब्जा करने लगा था, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेज चाल चल गया। अब अंग्रेज सेना रहता था, उसका सारा खर्चा कौन देता था, तो ये देता था अवध के नवाब। और उसके बाद पूरा टैक्स असूल को बंगाल से किसको देना पड़ता था, तो इसको देना पड़ता था। रॉबर्ट क्लाइव खूब लूटा, और हमने बताया ना 900 जहाज सोना चांदी हीरा जवाहरात लूट के ले गया। और इसके बाद इसको सजा भी हुआ, वहाँ पे फांसी का सजा हुआ। लेकिन उससे पहले ही सोचा हम फांसी लटकने से पहले अपने आप को गोली मार लेंगे और आत्महत्या कर लेता है। तो ये कहानी रही आपका इलाहाबाद की संधि की। और इस प्रकार से यहाँ से हमारा देश गुलाम बन गया और अगले 190 सालों तक हम अंग्रेजों को गुलाम रहे। इसके बीच में लाखों क्रांतिकारी मरे, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ अगले वीडियो में बताएंगे पूरा डिटेल में। अभी हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आपको आज़ादी की पूरी कहानी सुनाएंगे कि अंग्रेज से पहले कौन आया था भारत में, अंग्रेज कब आया, अंग्रेज कैसे हमारे देश में लगभग 350 साल तक रहा और 200 साल हम पे राज किया। पूरी कहानी को डे बाय डे बता रहे हैं। आज खत्म हुआ बक्सर का युद्ध, अगले वीडियो में हम 1857 का विद्रोह का चर्चा करेंगे।